नमस्ते साथियों, एक और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके सामने। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 21-22, विषय रसायन विज्ञान, कक्षा 12 12वीं। यह पेपर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट का है जहां ये आज एग्ज़ाम संपन्न हुई है। तो पेपर को हल करते हैं। पेपर मिला जुला आया है और ये सबसे लास्ट पेपर। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब तक जितने मैंने हाफ ईयरली के पेपर हल करवाए हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने वो सब हल कर लिए तो उनमें से ये सब क्वेश्चन वहाँ से अटेंड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का लिंक है वो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जालक के लिए उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो आपने ये चीज़ सीखी होगी, चाहे आपसे FCC पूछ ले, CCP पूछ ले या HCP पूछ ले, तीनों के अंदर जो समन्वय संख्या बोलते हैं या उपसंयोजक संख्या का मान कितना होता है? 12। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। 10 ग्राम NaOH के 100 ml जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता मतलब कैपिटल M का मान ज्ञात करना। तो कैपिटल M बराबर क्या होता है? विलय का भार। विलय का भार कितना है? 10 ग्राम। विलय का मोलर द्रव्यमान NaOH का मोलर द्रव्यमान आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 40 इंटू विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। तो 100 आपने यहाँ लिख दिया और ml में है तो पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। अब इसको हल कर लो। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 1 बिंदु से 1 गई। अब 10 में 4 का भाग दोगे तो आपका आंसर 2.5 m आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो शून्य कोटि पूछा है तो क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये और सेकंड इनवर्स केवल किसका होता है? आप सभी ने रट लिया इसको, प्रथम कोटि का। और लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये मात्रक होता है द्वितीय कोटि का और ये अपना किसका है? शून्य कोटि का। तो ये सब आपको याद होने चाहिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन, सिडेराइट अयस्क का रासायनिक संगठन है। बेटा सिडेराइट लोहे का कार्बोनेट अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व है परंतु संक्रमण तत्व नहीं है? देखो हमें पता है कि वर्ग नंबर कौन सा आवर्त का? वर्ग नंबर 12। वर्ग नंबर 12 में 3 तत्व आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये डी ब्लॉक के तत्व, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। तो ऑप्शन में देख लो इनमें से क्या है? जिंक। तो राइट आंसर कि ये डी ब्लॉक तत्व लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl यौगिक का IUPAC से नाम लिखें। कल ही मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर क्लास 12 का हल करवाया था। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाफ ईयरली पेपरों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12 का मॉडल पेपर है, क्योंकि ये पेपर पूरे बोर्ड के पैटर्न के अनुसार बनाया गया। बोर्ड में इसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, वो भी उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl यौगिक का IUPAC से नाम लिखे। बड़ा सीधी बात है, अगर कार्बन से जुड़े Cl, अगर कार्बन से सभी एकल बंध जुड़े होते हैं तो उसमें संकरण sp3 हो जाता है। और अगर कार्बन में एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें संकरण कौन सा होता है? sp2। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp2 है। अब आपको इस कंपाउंड का क्या पूछा है? IUPAC नाम। तो देखो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, और 2 कार्बन से एथिन, तो 2 क्लोरोएथिन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर आप चाहो तो क्या ले सकते हो, क्योंकि काउंटिंग इधर से ले लेंगे 1 2, तो इसको आप क्लोरोएथिन बोल सकते हो। वैसे इस क्लोरोएथिन, तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकल व शॉर्ट की दोनों ही दोष दिखाते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr
फ्रैंकल व शॉर्ट की दोनों दोष दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी अच्छा और नया क्वेश्चन है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया टी हाफ का मान आर पे निर्भर नहीं करता? देखो बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला अधायुकाल का क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता बट्टा 2K। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अधायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन प्रथम कोटि के लिए जब हम बात करें तो इसका होता है 0.693 बट्टा K। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अधायुकाल में कहीं पर भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं आती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अधायुकाल के फॉर्मूले में कहीं पर भी आर नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अधायुकाल का मान है वो आर नोट पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये नियम है वाष्पशील अवयव के लिए राउल्ट का नियम। किसका नियम है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा राउल्ट का नियम। विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये नियम याद रखना है, किसका होता है? राउल्ट का नियम है। 10 विलय मोलरता किसे या मोलरता को परिभाषित कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। मोलरता तो क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अगला, किस प्रकार के क्या लिखा है? किस प्रकार के ठोस विद्युत की चालक आघातवन्यता और तन्यता? जो आघातवन्यता और तन्य गुण है वो धात्विक चालक के होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा धात्विक चालक। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक चालक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 11 तक के आपको क्वेश्चन हल करवा दिए। पेपर का स्टैंडर्ड अभी काफ़ी क्वेश्चन और भी और अच्छे क्वेश्चन है। पेपर का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, एल्यूमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। यहाँ से पहले आप तो ये सुनना कि एल्यूमिनियम का जो विद्युत अपघटन किया जाता है, एल्यूमिनियम शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हम इसका विद्युत अपघटन करते हैं। और विद्युत अपघटन की ये विधि कहलाती है होल हेराल्ट प्रक्रम। क्या कहलाती है? ये विधि क्या कहलाती है? होल्ट हेराल्ट प्रक्रम कहलाती है। इस विधि में क्रायोलाइट को मिलाया जाता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, Na3Al होता है। क्रायोलाइट मिलाया जाता है। अब समझना क्या होता है कि जब एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन करेंगे तो अपने पास एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना, इस एल्यूमिना के साथ दो प्रॉब्लम है कि एक तो ये एल्यूमिना का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। एल्यूमिना का गलनांक होता है 23 केल्विन। दूसरा जो शुद्ध एल्यूमिना होता है, शुद्ध एल्यूमिना होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में इसका विद्युत अपघटन नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के विद्युत क्रम में हम क्रायोलाइट मिला देते हैं, जिससे ये इसके गलनांक को जो 23 केल्विन मतलब 2323 केल्विन है उसको घटा के ये लगभग आपका 1173 केल्विन पे ले आता है, जिससे इसका विद्युत अपघटन आसानी से। और जैसे ही इस शुद्ध एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिलाते हैं तो इसमें अशुद्धि मिल जाती है और अशुद्धि मिलने से ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कैसे लिखोगे कि एल्यूमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट इसलिए मिलाते हैं कि एक तो Al2O3 जो एल्यूमिना होता है उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। तो जैसे क्रायोलाइट मिलेंगे तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने कि उभयदंती नाभिक स्नेही का क्या होते हैं? बेटा वही कि ऐसे नाभिक स्नेही जिसमें बंध बनाने के लिए दो परमाणु होते हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही परमाणु बंध बनाता है, जैसे आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 14 लेंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य के नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो बेटा लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी? +3। लेकिन आपको +4 पूछा तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो
सीरियम, सीरियम का हो जाएगा Ce4+, Ce4+। अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25। तो देखो आप सभी जानते हो कि 25 पे क्या होता है? मैग्नीज होता है, और मैग्नीज में कुल इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d5 4s2। अब आपको पूछा है कि ये द्विसंयोजी होता है तो 2 प्लस के होंगे, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात इसमें d के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n। तो यहाँ पर एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5। एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 5। जब एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तो इसका मान लो म्यू बराबर 5 + 2, तो 2 को 5 में जोड़ेंगे 7, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, तो म्यू बराबर √35, और √35 को हल करोगे तो इसका मान मैं लिख देता हूँ 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, उदाहरण सहित भर्जन एवं निस्तापन में, थोड़ी सी बेटा बोलने की स्पीड इसलिए फास्ट है कि पेपर थोड़ी सी स्पीड से जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे आपको, आपका कम टाइम खराब हो। भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी हाफिल पेपर में आ सके, नी का मतलब नहीं। तो निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है और भर्जन की क्रिया वायु की आधिक्य में बोल सकते हैं। भर्जन की क्रिया वायु के आधिक्य में और निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। और भर्जन है वो सदैव कौन से अयस्क का किया जाता है? भर्जन सदैव सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, और निस्तापन वो कार्बोनेट या जलयोजित अयस्क का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सरल घनीय क्रिस्टल जालक के लिए संकुलन दृष्टा। सरल घनीय क्रिस्टल अर्थात अगला बात कर रहा है SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 0.4। लेकिन यहाँ पर आपको इसकी क्या करनी है? गणना करनी है। तो इसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, तो इसका मैंने वीडियो बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में इस क्वेश्चन नंबर 17 का आपको लिंक डाल दिया। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको सरल घनीय क्रिस्टल जालक की संकुलन दक्षता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी का नियम क्या है? और इसका एक काफ़ी सरल नियम है। इसी का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने जो मेरी ऑनलाइन क्लास का स्क्रीनशॉट है, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो और इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 19, निम्न को कारण सहित समझाइए। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। अगला, संक्रमण धातु और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि संक्रमण धातुओं में जो N-1D कक्षक होता है वो उत्प्रेरक के लिए काफ़ी सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। K3 को आप क्या बोलोगे? पोटेशियम, 3 का मतलब ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। क्या लिखा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। ये क्रोमेट नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। और इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +3, तो थर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहले का आंसर हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ मिस प्रिंटिंग है, C बड़ा है और O छोटा है, कोबाल्ट, ये क्लोरो और ये एथिलीन डायमिन। तो क्लोरो पहले आता है, तो देखो सीधी बात है डाई क्लोरो, इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम? डाई क्लोरो। एथिलीन डायमिन में डाई है तो इसके नाम के आगे हम 20 लगाएंगे, 20। फिर कोष्ट के अंदर एथिलीन डाईएमीन। और एक विशेष बात है कि आईपीसी ने जो लिगेंड के रूप में Cl का नाम क्लोरोस के स्थान पे क्लोरिडो कर दिया, क्लोरिडो। तो डाईक्लोरिडो 20, एथिलीन डाईएमीन, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? कोबाल्ट। इस कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो थर्ड है, और लास्ट में क्या लिखा है? क्लोराइड। जगह का मैं तो इस प्रकार से लिख दिया है, मैं बोल रहा हूँ, आप मिलान कर लेना। COCl2En, तो नाम क्या होगा? डाई क्लोरो 20 डाई एथिलीन डाईएमीन, केवल एथिलीन डाईएमीन आ जाएगा। फिर कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21,
एक अभिक्रिया ए प्लस बी से उत्पाद के वेग नियम से आर बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2 दिया गया, तो अभिक्रिया की कोटि बेटा इन दोनों को जोड़ लोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आपकी अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी 5/2 अर्थात 2.5। तो अभिक्रिया 2.5 कोटि की होगी। अगला, ताप पर वेग स्थिरांक का क्या प्रभाव होता है। मेरी ऑनलाइन क्लास में बेटा जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं ये सब के सब मेरी ऑनलाइन क्लास में हल करवाए हुए हैं। तो यहाँ स्पेस कम है तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ln r व t के मध्य आरेख बनाइए। मैं फिर से आपको एक बात कर रहा हूँ, कम से कम बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आप एक चीज़ कर लेना कि शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि, इन दोनों कोटि में से एक कोटि आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगी। तो उसको आप वहाँ से कंप्लीटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों का लिंक दिया, तो वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और वहीं पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक 5 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगता है। इस क्वेश्चन को अगर आप हल करोगे तो आपका लगभग जो समय आएगा वो आता है 443.8 सेकेंड। तो इसको आप लगभग लिख सकते हो 444 सेकेंड, 444 सेकेंड। और इसका आंसर अगर आपको डिटेल से जानना है तो वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, वहाँ से आप इसको नोट कर लेना, इसका लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सहायता से वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN4 आयन प्रतिचुंबकीय होता है और चतुष्फलक की ज्यामिति वाला NiCl4 अनुचुंबकीय। देखो बेटा Cn क्या होता है, परबल लिगेंड होता है और परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता। इस कारण से ये कैसा हो जाता है, प्रतिचुंबकीय। और NiCl4 में जो Cl है वो आपका दुर्बल लिगेंड होता है और दुर्बल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। इस कारण से इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस कारण से इसकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय। फिर भी इस क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप इसके आंसर को अच्छे प्रकार से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 इसके अथवा में जो क्वेश्चन अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। तो अगर आप सभी को याद हो तो अष्टफल के जो संकुल होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं डी कक्षक और ये 2 ऊर्जा, एक तो Eg और दूसरा T2G में डिवाइड, ये तो हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा Eg। इस प्रकार का इसका आरेख बनाना और डिटेल से समझना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा। किलेट प्रभाव किसे कहते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। किलेट प्रभाव को समझने के लिए हम समझते हैं कि ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है वो केंद्रीय धातु के साथ जब बंध बनाएंगे तो एक वलय का निर्माण हो जाता है, एक वलय का निर्माण हो जाता है। उस वलय को हम क्या बोलते हैं, किलेट वलय, किलेट वलय। और ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। अब जिन संकुल यौगिकों में किलेट लिगेंड पाया जाता है उनका स्थायित्व अन्य संकुल यौगिकों की तुलना में ज़्यादा होता है, इसे हम बोलते हैं किलेट प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने कि गिन्यार अभिकर्मक का विरचन अजलीय परिस्थितियों में क्यों किया जाता है। क्योंकि बेटा गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। अजलीय का मतलब वहाँ जल नहीं होता, क्योंकि अगर जल होगा तो क्या होगा, HOH, ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा तो इस R के साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका H, तो वहाँ पर एल्केन बन जाएगा प्लस MgXOH। तो अगर गिन्यार अभिकर्मक का जब आप विरचन करते हो और वहाँ पर जल होगा तो वो जल के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण कर लेता है। इस कारण से गिन्यार अभिकर्मक के विरचन में अजलीय परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। अगला, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधा आपको SN1 या SN2 की क्रियाविधि के रूप में बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है। अगर हम अंतर की बात करें, SN1 जो अभिक्रिया होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, SN2 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में 1 अणु भाग लेता है, SN2 अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन
SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। फिर भी आपको इसका कंप्लीटली अंतर देखना है तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, और इसका कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन के सामने, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, फिंकेलस्टाइन तथा वुट्टज अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 इन चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सबका मैंने अलग से एक एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। अब बात करते हैं DDT की संरचना और आयोग लिखिए। आयोग ने नाम लिखे हो सकता है या उपयोग लिखे। तो DDT की संरचना क्या होता है बेटा कि इसका पूरा नाम होता है PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसमें एथेन का मतलब कितने कार्बन होंगे? 2। फिर होता है DDT ट्राइक्लोरो, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl ट्राइक्लोरो, और डाइफेनिल जुड़ा हो तो 2 बेंजीन वाली इस प्रकार से जुड़ी होगी इसकी, और यहाँ पे H होगा, 1 Cl ऊपर दूसरा Cl नीचे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं DDT की संरचना, और इसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग फसलों पर खरपतवार नष्ट करने और कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर भी इसका कंप्लीटली आंसर वो आपकी स्क्रीन के सामने, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको नागौर डिस्ट्रिक्ट का जो हाफ ईयरली का पेपर जो आज संपन्न हुआ वो कंप्लीटली मैंने हल करवा दिया है। कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको ये पेपर कैसा लगा और इस पेपर के अंदर आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास समाप्त होती है।